अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फैसल महमूद फ्रॉम हियर यू गो और मेरे साथ हैं स्टूडियो में आज अनसमझे। जैसा कि वी ऑल नो कि वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम के स्क्वाड का अनाउंसमेंट हो चुकी है और आज हम उसी का एनालिसिस आपके सामने लेकर आ रहे हैं। जी अंस। कुछ तो बहुत ऑब्वियस इसमें थी एंट्रीज, जैसे बाबर आजम हो गया, इमामुल हक हो गए, मोहम्मद रिजवान हो गए। हाउएवर कुछ टीम में ऐसे भी खिलाड़ी हैं जिनकी काफ़ी सरप्राइज एंट्री थी, जैसे कि हसन अली आप कह लें, जिन्होंने पिछले 1.5 साल में कोई ओडीआई नहीं खेला। और इसके अलावा मोहम्मद वसीम जूनियर, जिनकी रीसेंट पास्ट में कोई ख़ास परफॉर्मेंसेज नहीं रही, ना डोमेस्टिक लेवल पे ना इंटरनेशनल लेवल पे। जो हमारी एक्सपेक्टेड इंक्लूजन्स थी लाइक मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और इसके अलावा शाहिन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, तो व्हाट आई थिंक कि बाबर आजम इज़ वेरी कंसिस्टेंट। 900 प्लस डेज से वो नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन है, लेकिन और इनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अरसे से बड़ी कंसिस्टेंट है। लेकिन अगर हम लास्ट 3 वाइट बॉल टूर्नामेंट्स देखें तो इसके अंदर इनकी कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही। आई थिंक इन्होंने 150 की है हाँ जी, लास्ट 2 एशिया कप्स और एक वर्ल्ड कप में, और 100 की है जो भी नेपाल के अगेंस्ट है। अदरवाइज इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही इन वाइट बॉल टूर्नामेंट्स में। आई थिंक कि इनको ज़रा थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। शायद जी अंडर प्रेशर आ जाते हैं। ही शुड बी लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, क्योंकि बैकबोन है हमारी टीम की, और अगर ये चलते हैं तो पूरी टीम चल पड़ती है, और अगर ये कहीं फेल होते हैं तो पूरी टीम थोड़ा सा घबरा जाती है। बैटिंग में की मैं बात कर रहा हूँ। जहाँ तक ओपनर्स की बात है, फ़खर एंड इमाम की, फ़खर जमान एंड इमामुल हक की, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है कि ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 3-4 ईयर्स, मुझे जहां तक याद पड़ता है कि कंसिस्टेंटली 2019 के वर्ल्ड कप के बाद से यही दो हमारे ओपनर्स मेनली रहे हैं। कोई ज्यादा बदलाव नहीं हुआ और ये मोर और लेस हर दफा ही परफॉर्म करते हैं। हाउएवर रिसेंटली हमने देखा है कि ये थोड़ा सा इनकी फॉर्म में, दोनों की फॉर्म में इनफैक्ट डिप आया हुआ है, तो इस पे इनको थोड़ा सा वर्कआउट करना चाहिए। सेकेंडली, इनको पावर प्लेस को बहुत स्ट्रांगली यूटिलाइज करना चाहिए, क्योंकि इंडिया की फ्लैट पिचेस होंगी, वहां पे या तो हमें 300 प्लस स्कोर मिलेगा 320 से लेके 350 तक, तो उसमें पावर प्लेस की जो गेम है वो बहुत स्ट्रांग रखनी पड़ेगी। या फिर अगर हम बैटिंग फर्स्ट भी कर रहे हैं, फिर भी हमें चाहिए कि हम पावर प्लेस में, चाहे एक आधी विकेट गिर भी जाती है, लेकिन हम 6 से 7 की एवरेज में रन्स बनाए, ताकि उस पर बाकी की टीम मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर जो आके कैपिटलाइज करे और कंसिस्टेंटली रन्स बना के हम 340-350 के आसपास स्कोर बोर्ड पे टारगेट सेट कर सके। दैट्स गुड जी। ये तो बात होगी जी ओपनर्स की, फ़खर, इमाम एंड बाबर आजम जो वन डाउन आते हैं। इसके अलावा जो हमारी बैटिंग लाइन है, जिसके अंदर मोहम्मद रिजवान है, उसके बाद हमारे कुछ ऑलराउंडर्स आ जाते हैं, फिर इफ्तिखार हैं, फिर नवाज हैं, शादाब हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे अभी भी एक जो मेन मसला लग रहा है ना, ऑल्दो चाचा इफ्ती इज परफॉर्मिंग रियली गुड इन द रीसेंट पास्ट, लेकिन हमारे पास एक प्रॉपर मैच फिनिशर नहीं है, जो कि जब आपको लास्ट लेट्स सपोज 20 बॉल्स में 45 ऑड रन्स चाहिए तो वो आए और वेट गो से वो 6s या 4s आके मारना शुरू करे। समथिंग लाइक लाला यूज्ड टू डू, समथिंग लाइक अब्दुल रज़ाक और उमर अकमल यूज्ड टू डू। यस, चाचा कीप्स हिज पेस अप, लेकिन उनको भी सेटल डाउन होने के लिए पहले 5 से 8 बॉल्स लगती हैं, देन ही स्टार्ट्स हिटिंग और गोज अलोंग द ग्राउंड फॉर 4s एंड एवरीथिंग, लेकिन प्रॉपर मैच फिनिशर नहीं है। या फिर अगर हमारे पास, अगर इफ वी आर बैटिंग फर्स्ट, तो हमारा लेट्स सपोज 280 स्कोर है और आखिरी 2-3 ओवर बचे हैं, तो कोई ऐसा बंदा आए जो कि छिक्के चौके मार के हमारा स्कोर 280 से 300 के बजाय 320, 325, 330 तक ले जाए। तो एक प्रॉपर मैच फिनिशर हम अभी भी लैक कर रहे हैं अपनी टीम में। तो अब इसके अलावा एक जो मुझे कंसर्न नजर आ रहा है वो है ऑलराउंडर से रिलेटेड। तो आपका क्या ख्याल है कि ऑलराउंडर्स का क्या रोल है, या कैसे हमारे ऑलराउंडर्स हैं जो हमने टीम सेलेक्ट की है उसमें? जी बिल्कुल, एक जेन्युइन बात है कि वी आर मिसिंग अ जेन्युइन ऑलराउंडर, और ये शाहिद अफरीदी के बाद हमारे पास कोई जेन्युइन ऑलराउंडर नहीं आ सका। आइदर वी आर यूजिंग शादाब एज ऑलराउंडर जो आकर कुछ पावर हिटिंग करता है, या फिर रिसेंटली हम लोगों ने शाहिन शाह अफरीदी को भी एज अ
पावर हिटिंग के लिए आखिरी कुछ ओवर्स में हम लोगों ने हम उसको यूज़ कर रहे हैं। इफ्तिखार ही इज़ ऑलराउंडर, लेकिन उतना जेन्युइन ऑलराउंडर नहीं है। उनकी जो परफॉर्मेंस है वो कभी भी स्टेबल नहीं रही, और इसी तरह मोहम्मद नवाज़ की भी परफॉर्मेंस कभी स्टेबल नहीं रही। सो वी आर मिसिंग अ जेन्युइन ऑलराउंडर इन अवर टीम। तो देखते हैं और इंडियन पिचेस बहुत ज़्यादा फ्लैट है, और इन फ्लैट पिचेस पे तो बाकी टीमें बहुत ज़्यादा जम के खेल रही होंगी, क्योंकि हर टीम के पास, चाहे हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की या इंडिया की या न्यूजीलैंड की, इवन इंग्लैंड की, दे हैव गॉट वेरी गुड ऑलराउंडर्स इन ऑल एस्पेक्ट्स। तो हमारे पास एक जनरल ऑलराउंडर मिसिंग है। लेट्स सी कि देखते हैं कि उसमें क्या होता है। तो इसके अलावा हमारे पास और बैटिंग ऑप्शंस क्या हैं जो रिजर्व्स में है या 15 में है? रिजर्व्स में तो हमारे पास मेनली तो एक मोहम्मद हारिस ही हैं, लेकिन अब उनका मसला यही है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान भी हमारी टीम पे। अब हमारा मसला क्या है, हमने सिर्फ एक कीपर रखा है मेन 15 स्क्वाड में, विच इज मोहम्मद रिजवान। अब जब तक पाकिस्तान की तरफ से वो खेल रहे हैं, जब तक पाकिस्तान उनको अपनी इंजरी लिस्ट में इंक्लूड करके पूरे वर्ल्ड कप स्क्वाड से फाइनली एक्सक्लूड नहीं कर देता और वापस पाकिस्तान नहीं भेज देता, मोहम्मद हारिस कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ द टीम। विच मीन्स कि अगर मोहम्मद रिजवान को एक थोड़ा बहुत नॉक आ जाए ड्यूरिंग द गेम या कोई क्रैम्प्स आ जाए, तो आपके किसी नॉर्मल जो आउटफील्ड पे बाकी प्लेयर्स हैं उनमें से किसी एक बंदे को कीपिंग करनी पड़ेगी। मोहम्मद हारिस कैन नॉट बी यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट। हमें हमेशा एक बैकअप कीपर रखना चाहिए। खुदा ना खास्ता मोहम्मद रिजवान को 1 और डे पे बुखार हो जाता है, फ्लू हो जाता है, कुछ हो जाता है या क्रैम्प्स हो जाते हैं, हमारे पाज फिर कोई उसके बाद कीपर नहीं है। सो जनाब, हम लोग एक कीपर भी मिस कर रहे हैं अपनी टीम के अंदर, और मोहम्मद हारिस ही इज अ विकेट कीपर ऑलराउंडर, बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं डोमेस्टिक लेवल पर और पीएसएल में, लेकिन वो ट्रैवलिंग रिजर्व्स में है। तो जब हम बात कर रहे थे ओपनर्स की, तो ऑफ कोर्स हम लोग अब्दुल्ला शफीक को किसी तरह इग्नोर नहीं कर सकते। ही इज़ अ वेरी गुड ओपनर, और वो भी जो हमारा मेन स्क्वाड है उसका हिस्सा है। उसके बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं, अब्दुल्ला शफीक काफी अच्छे हैं, वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं, लेकिन बात वही है कि हमने उनको शायद पिछले 2-3 सालों में उस तरह से ग्रूम करने की कोशिश ही नहीं की कि वो हमारा एज अ प्रॉपर बैकअप करे। मेरा ख्याल है उनके अभी तक टोटल 8 या 10 या इतने ही कुछ मैचेस हुए होंगे। तो अब जब आपके किसी भी मेन ओपनर को ज्यादा गेम टाइम ही नहीं मिला होगा या उसने डिफरेंट टीम्स के खिलाफ नहीं खेला होगा, आप नहीं उससे एक्सपेक्ट कर सकते कि वो फर्स्ट अप ही वर्ल्ड कप में जाए और धुआंधार बैटिंग शुरू कर दे। मैं मानता हूं कि फखर और इमाम ने बहुत कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया, बट देन अगेन हमें अपने साथ साथ रिजर्व प्लेयर्स को भी ग्रूम करना चाहिए। छोटी मोटी कोई सीरीज खिला दे, जिम्बाब्वे के खिलाफ जैसे हम ऑन एंड ऑफ खेलते हैं उसमें एटलीस्ट मौका दे दें। तो अब ऐसे ही, अब जैसे नसीम शाह का भी यही केस है कि वो इंजर्ड हुए हैं, तो अब हमारे पास तीसरा कोई बॉलर नहीं आया क्योंकि हमने किसी को ग्रूम ही नहीं किया हुआ कि तीसरे नंबर पे आके पेस बॉलिंग कराई। व्यूअर्स, ये तो बात हो रही थी पाकिस्तानी बैट्समैन की, अब हम आते हैं बॉलिंग लाइन की तरफ। जिस तरह अंस ने अभी मोहम्मद नसीम की रिप्लेसमेंट की तरफ एक सिग्नल दिया है कि हमारे पास कोई प्रॉपर या जेन्युइन रिप्लेसमेंट नहीं है। जहाँ तक मेरा ख्याल है, हम इसके अंदर डिटेल में बात करते हैं अभी, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है मोहम्मद नसीम की जो बेस्ट रिप्लेसमेंट थे वो तो थे जमान खान, क्योंकि जमान खान एक बहुत जेन्युइन और बहुत ज़बरदस्त किस्म के सीमर हैं, और उन्होंने पीएसएल में भी परफॉर्म किया, और लास्ट मैच में भी जो हमने श्रीलंका के अगेंस्ट खेला है, दैट वाज हिज डेब्यू इन इंटरनेशनल क्रिकेट, और वो बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया था। ऑल्दो के पाकिस्तान रिमेंड अनलकी, लेकिन बहुत डेप्थ बॉलिंग उनकी बहुत अच्छी है। तो मेरा तो ख्याल है कि ट्रैवलिंग रिजर्व की बजाय मोहम्मद जमान को मेन स्क्वाड में शामिल होना चाहिए था, लेकिन हमारे चीफ सेलेक्टर इंजमामुल्लाह का कहना है कि हम सिर्फ हसन अली और जो बाकी बॉलर्स हैं उनको हम एक्सपीरियंस की बुनियाद पर मेन स्क्वाड में लेकर जा रहे हैं। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि मोहम्मद जमान बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते थे। तो हमारे जो बॉलिंग लाइन में इस वक्त शामिल है शाहीन शाह अफरीदी, जो कि बहुत ही कंसिस्टेंट और पाकिस्तानी बॉलिंग की एक बैकबोन है। ऑफ कोर्स मुझे थोड़ा सा एशिया कप में ऑफ कलर नजर आए, उनको अपनी लाइनो लेंथ बरकरार रखनी पड़ेगी और उनको थोड़ा सा तवज्जो देनी पड़ेगी अपनी लाइन की तरफ और अपनी नेचुरल बॉलिंग की तरफ। और इसके अलावा हमारे पास हारिस रऊफ वन ऑफ द बेस्ट बॉलर हैं जी, और वो भी आखिरी मैच पे कुछ ऑफ कलर दिखाई दे रहे थे, शायद जख्मी हो गए थे, आखिरी इंजर हो गए थे, लेकिन उन्होंने रिकवर कर लिया है।
इसके अलावा फास्ट बॉलिंग में है हमारे पास हसन अली, मोहम्मद वसीम, और स्पिनर्स हैं हमारे पास शादाब खान, और इसके अलावा मोहम्मद नवाज और इफ्तिखार। थोड़ा सा आप इनका एनालिसिस करेंगे? हाँ जी, अब शाहीन का तो आपने बिल्कुल सही बोला है कि बिल्कुल वो रिसेंटली एशिया कप में थोड़ा सा उनका रिदम आउट लग रहा था, उस पर उनको वर्क करना चाहिए, लेकिन उस रिदम को आउट लगने की वजह एक ये भी हो सकती है कि इन्होंने ट्रेवलिंग बहुत ज्यादा की थी अफगानिस्तान के साथ सीरीज, फिर एशिया कप में कभी लाहौर, कभी मुल्तान, कभी कोलंबो, कभी पहले कहले, तो अब इनको गुड 2-3 वीक्स का रेस्ट मिला है। होप वो अपनी लाइन और लेंथ को वापस मेंटेन कर पाएंगे। बाकी हम लैक करें एक जेन्युइन स्पिनर। अब आप अगर देखें शादाब खान को, उसकी रिसेंटली कोई इतनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज नहीं है। ये आपने अपनी बल्कि पिछली वीडियो में भी जो आपने इस चैनल के लिए बनाई थी उसमें आपने जिक्र किया था कि वो शायद अपनी बैटिंग पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जिस वजह से हमारे पास एक स्पिनर की अब कमी है। जबकि लेग ब्रेक लेगी जो भी होता है वो विकेट टेकिंग ऑप्शन होती है। हाँ, थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन हमेशा वो आपको ब्रेक थ्रूज निकाल के देगा, आपके ओवर्स जल्दी जल्दी खत्म करेगा ताकि अगली टीम पे बॉल्स का भी प्रेशर पड़े, लेकिन शादाब खान वो कर नहीं पा रहे। इसके अलावा मेरा ख्याल है कि मोहम्मद वसीम को इसलिए मेनली जमान खान के ऊपर चूज किया गया है क्योंकि वो थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं। अब हमारे टीम का फिनोमिना ये है कि हम चाहते हैं कि हमारी बैटिंग में बहुत डेप्थ हो, इवन जो 9वें या 10वें नंबर पे भी प्लेयर है वो थोड़ी बहुत बैटिंग कर सके। ऑन द कॉन्ट्रेरी जमान खान बैटिंग बिल्कुल नहीं कर पाते। हाउएवर वसीम खान वन और डे पे 1-2 छक्के चौके लगा देते हैं, तो इस वजह से। लेकिन अगर हम ये भी ना भूलें कि ये वर्ल्ड कप होने जा रहा है इंडिया में, और इंडिया की पिचेस होंगी कम्प्लीटली फ्लैट, और स्पेशली जहां पाकिस्तान का मैच हो रहा होगा तो वो उसको और फ्लैट करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, ठीक है। और पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइन है वो हमेशा थोड़ी सी वीक रही है। अच्छी बैटिंग लाइन है, बाबर आजम और ओपनर्स जो हमारे हैं, फ़खर जमाम, इमामुल हक, अगर इन्होंने फ़खर जमाम और इमामुल हक, जो मैंने अपने पिछले पॉडकास्ट में भी बताया था, कई 100+ पार्टनरशिप्स दी हैं, लेकिन पिछले कुछ अरसे से ऑफ कलर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर वो चल पड़े तो बहुत अच्छे हमारे बैट्समैन हैं। लेकिन फिर भी हमारी बैटिंग लाइन एज कम्पेयर टू हमारी बॉलिंग लाइन या अदर टीम्स के साथ कंपेयर करें तो थोड़ी सी वीक है। तो शायद इस वजह से इन्होंने जमान खान को मेन स्क्वाड में इंक्लूड नहीं किया, हालांकि ही वाज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर डेप्थ बॉलिंग। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें फिर वही बात है कि अगर आपने एक्चुअली पेसर रखना तो फिर आप मोहम्मद वसीम को नहीं एक्सक्लूड करना चाह रहे बिकॉज ऑफ हिज बैटिंग स्किल्स, तो फिर आप हसन अली की जगह जमान खान को अंदर लेके आए। हसन अली को आप चाहे ट्रेवलिंग रिजर्व्स में रखे, उसने तो 1.5 सालों में कोई आपका वनडे मैच खेला ही नहीं है। मेरा ख्याल है 2021 वर्ल्ड कप T20 के बाद उन्होंने कोई वनडे नहीं खेला। नहीं, उन्होंने 2022 जून में इंग्लैंड के साथ सीरीज खेली थी। उनके इनफैक्ट जो लास्ट 5 मैचेस हैं उनमें सब मैचेस में उन्होंने 6 से ऊपर की इकोनॉमी रखी है। एक मैच था जिसमें उन्होंने 5 विकेटें भी ली थी, लेकिन उसमें उन्होंने रन तकरीबन 75 खाए थे। ओवरऑल देखा जाए तो 40 से 45 की उनके पिछले 5 मैचेस में एवरेज रही है। इकोनॉमी उनकी 6.5 या 7 को टच कर रही है। और उसके बाद पिछले 1.5 सालों से तो फिर वो टोटली ना T20 में, ना वनडे में, ना टेस्ट में फिर भी, लेकिन बाकी व्हाइट बॉल क्रिकेट में तो वो टीम का हिस्सा ही नहीं थे और वो बिल्कुल ही आउट ऑफ नोवेयर आए हैं। लेकिन फिर इसके बाद हमारे पास दूसरी ऑप्शन थी मोहम्मद आमिर की। अब आप बताएं कि अगर आप चीफ सिलेक्टर की जगह होते तो आप मोहम्मद आमिर को इंक्लूड करना पसंद करते हैं? हसन अली, मोहम्मद आमिर के हमेशा इश्यूज रहे हैं, और आई थिंक कि वर्ल्ड कप जैसे मेगा इवेंट के लिए हमें, जिस तरह चीफ सिलेक्टर ने भी कहा कि हमें एक्सपीरियंस खिलाड़ियों की जरूरत है, तो अगर मेरे पास ऑप्शन होती तो मैं मोहम्मद आमिर को जरूर इंक्लूड करता। लेकिन चूंकि वो ऑलरेडी रिजाइन कर चुके हुए हैं और उन्होंने अपना रेजिग्नेशन अभी तक वापस नहीं लिया, और इस वजह से उनको शायद इंक्लूड नहीं किया गया। इंजमामुल हक ने भी ये कहा है कि अगर वो इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आना चाह रहे हैं तो वो पहले डोमेस्टिक क्रिकेट में आए, थोड़ा सा परफॉर्म करें। हालांकि वो बाहर के मैचेस जो लीग्स खेल रहे हैं, CPL खेल रहे हैं या और लीग्स खेल रहे हैं, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन मोहम्मद आमिर हमेशा से परफॉर्मर तो रहे हैं, ठीक है। उनके अगर हम एटीट्यूड को एक तरफ रख दें कि क्या वो नेगेटिविटीज लाते हैं या अगर पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है टीम में, उसको एक तरफ रख दें, तो एज अ बॉलर अगर हम उनको देखें, लास्ट अगर उनकी परफॉर्मेंस देख लें चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में, दैट वाज रिमार्केबल, ठीक है। लेकिन ऑफ कोर्स अभी इस वक्त हमारे पास ऑप्शन मौजूद नहीं है
क्योंकि वो रिज़ाइन कर चुके हुए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से और उन्होंने अपना रेजिग्नेशन वापस नहीं लिया। लेकिन इस वक्त मोहम्मद आमिर की ऑप्शन मौजूद नहीं है हमारे पास, हमें उनके बगैर खेलना पड़ेगा और नसीम शाह के बगैर। सारा मसला क्या हुआ है जी, नसीम शाह के इंजरी से। और मैंने ये भी सुना है कि इट्स नॉट ओनली फॉर द वर्ल्ड कप कि जिसमें नसीम शाह आउट हो रहे हैं, ये थोड़ा सा लंबे अरसे के लिए बाहर गए हैं। चलें, बाकी हम होप कर सकते हैं और हम तो अपनी फुल सपोर्ट देंगे इस टीम को और दुआ करेंगे कि 92 के बाद अब पहली दफा हम लोग वर्ल्ड चैंपियंस बने। लेकिन इट्स गोना बी अ रियली टफ जॉब फॉर आवर प्लेयर्स, बट वी कैन ऑलवेज होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच जी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर अपकमिंग वर्ल्ड कप जो अक्टूबर से इंडिया में शुरू हो रहा है। स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर मोर अपडेट्स ऑन वर्ल्ड कप। हियर यू गो।